ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी एशियन टाइम की प्रिंसेस को, जिसका नाम लियामा होता है। एंड यहाँ पर वो एक्चुअल में डिग्निटी से लड़ रही थी। उसके पास यहाँ पर बहुत सारी पावर्स होती है, लेकिन जो सामने उसका एनिमी था उसकी पावर्स भी लियामा के इक्वली थी। जिस समय यहाँ पर वो झटका इतनी जोर से लगता है कि लियामा वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। एंड आप पढ़ती है यहाँ पर एक स्कूल के रूफटॉप पर। एंड हम यहाँ पर देखते हैं स्कूल पुलिस को, जो कि अपनी ही क्लासमेट सुमिन को परेशान कर रहे होते, उसे बुली कर रहे होते। यहाँ तक कि सुमिन की जो उसकी मॉम के साथ आखिरी फोटो बची हुई थी उसे भी वो लोग फाड़ने लग जाते हैं। जहाँ पर सुमिन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं रुकता। वो सब गैंग अप होकर उसके ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर नैन्सी उस फोटोग्राफ को फेंकने वाली थी, तुरंत ही यहाँ पर सुमिन उड़ के चली जाती है उस फोटोग्राफ को बचाने के लिए। यहाँ तक कि वो टेरेस से कूदने वाली थी, जिसे देखते ही सभी बच्चे घबरा जाते और वो सभी वहाँ से भागने लग जाते, बिकॉज अब अगर सुमिन को कुछ भी होता है तो फिर इंजाम तो इन पर ही आएगा। एंड यहाँ पर जब सुमिन गिर रही होती है उसी समय यहाँ पर लियामा का सोल सुमिन के बॉडी में ट्रांसफर होता है, जिस वजह से यहाँ पर वो एक बहुत ही नेचुरलिस्टिक प्लेस पर चली जाती है, जहाँ पर फाउंटेन्स थे, वाटरफॉल थे और वो एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल था। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर लियामा को सो की बॉडी के बारे में पता चलता है, उसकी लाइफ के बारे में भी पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे वो बेचारी एक ऑर्फन है। उसकी मॉम की डेथ एक मिस्ट्री है और उसी के साथ साथ उसकी जो फैमिली मेंबर्स है वो उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं। उसे यहाँ पर घर की डॉटर ट्रीट करने के बजाय वो उसे घर का नौकर बना कर रखते हैं और कभी भी यहाँ पर ना कोई उसे प्रायोरिटाइज करता है, ना कोई उसे सपोर्ट करता है, ना ही कोई उसकी यहाँ पर साइड लेता है। लियामा सुमन के सोल से कह रही थी कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारा सोल रेस्ट कर सकता है, तुम पीस में रह सकती हो और तुम्हारे बदले यहाँ पर मैं सभी से बदला लूंगी। लेकिन बस इसके बदले यहाँ पर प्राइस तो लगेगा ही, जो कि यहाँ पर मैं तुम्हारी बॉडी लूंगी और इसी में अपना पूरा एंटायर जीवन बिताऊंगी। एंड यहाँ पर इस मिशन को शुरू करने का पहला टास्क होता है बॉडी को एंटायरली यहाँ पर प्योरीफाई करना, जहाँ पर लियामा यानी कि हमारी सू बॉडी को प्योरीफाई करने का प्रोसेस शुरू कर देती है। एंड जैसे यहाँ पर प्रोसेस खत्म होता है, यहाँ पर सू को समझ आता है कि ये बॉडी तो एकदम फैंटास्टिक है, इसमें सभी के सभी पावर्स एकदम स्पंज की तरह सोख हो चुके हैं एकदम अंदर की ओर। एंड यहाँ पर अब वो अपनी पावर्स को टेस्ट करना चाहती है इस रियल वर्ल्ड में। एंड फिर हम यहाँ पर टेरेस पे एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बालकनी के बाहर खड़ी थी। नीचे खड़े सभी लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि कैसी बेवकूफ लड़की है, एक लड़की के लिए यहाँ पर अपनी जान दे रही है, एक ऐसा लड़का जिसने यहाँ पर उसे धोखा दिया है। ऐसे बच्चों को तो यहाँ पर अपनी मॉम डैड के बारे में सोचना चाहिए, बट नहीं, इन्हें तो यहाँ पर प्यार अंधा कर लेता है और इन दी एंड वो लोग खुद की जान लेकर अपने पेरेंट्स की लाइफ बर्बाद कर देते हैं। और कुछ लोग तो अपना फोन बाहर निकाल कर लाइव वीडियो भी शुरू कर लेते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर व्यूज मिले, लाइक्स मिले और ढेर सारे यहाँ पर उनके फैन फॉलोइंग हो जाए। वो लड़की यहाँ पर अपना आखिरी डिसीजन बना रही होती है, वही दूसरा तब तक यहाँ पर सू की एंट्री हो जाती है। सो जैसे यहाँ पर उस लड़की को देखते वो समझ जाती है कि ये लड़की पक्का कूदने वाली है और जैसे वो वहाँ से जंप करती है, सुबह तुरंत ही यहाँ पर हवा में उड़कर उसे बचाने लग जाती है। एंड ये मोमेंट तो एकदम हीरो हीरोइन वाला मोमेंट बन चुका था, बस यहाँ पर हीरो की कमी थी। सभी लोग यहाँ पर सू को उड़ता देख हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की फ्लाई कैसे कर सकती है। लेकिन यहाँ पर सू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को लग रहा था कि शायद से कोई बड़ा सा बुरा आकर उस लड़की को ले गया हो अपना खाना बनाने के लिए, और उन्होंने शू की शक्ल भी नहीं देखी थी। एंड यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर इस लड़की की स्टोरी अब मिस्ट्री ही बन चुकी थी इन सभी लोगों के लिए। वही दूसरा यहाँ पर वो लड़की सेफली जमीन पर लैंड करती है, उसे तो खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं तो बालकनी में खड़ी थी वहाँ से नीचे कूदने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। लेकिन तब यहाँ पर उस लड़की के हाथ में एक सर्टिफिकेट आता है जिसके अंदर उस लड़की का नाम लिखा हुआ होता है एंड वो दिए गए एड्रेस पर जाने लग जाती है और वो एक यूनिवर्सिटी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है।
एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं ली को, जो कि बैठकर वही लाइव स्ट्रीम देख रहा था, जिस लाइव स्ट्रीम को लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर स्लो में कर रहे थे, ताकि वो सभी लोग यहाँ पर फिगर आउट कर सके कि आखिर वो कोई बड़ा सा बर्ड था या फिर सचमुच एक लड़की थी जिसने उड़कर यहाँ पर उस दूसरी लड़की की जान बचाई है। एंड ये सब कुछ ली देखते ही हैरान हो जाता है। तब तक वहाँ पर ली के ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो आकर यहाँ पर ली पर चिल्ला रहे होते, बिकॉज पूरा दिन यहाँ पर ली या तो गेम्स खेलता है या तो लाइव स्ट्रीम देखता है, उसके अलावा तो पढ़ाई लिखाई का नाम तो वो लेता ही नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर वो तुरंत ही ग्रैंडपा को वो लाइव स्ट्रीम दिखाने लग जाता है, जिसे देखते ही ग्रैंडपा यहाँ पर कहते कह रहे ये तो तुम्हारी आंटी जैसी नजर आ रही है। लेकिन ली बोलने लग जाता है कि ग्रैंडपा उन्हें गायब हुए कितना समय हो चुका है, बट व्हाट इफ यहाँ पर ये लड़की उनकी बेटी हुई तो। और ये सुनते यहाँ पर ग्रैंडपा तुरंत ही उसे ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं एंड साथ साथ यहाँ पर उसे थैंक यू भी बोलना चाहते हैं, बिकॉज जिस लड़की की उन्होंने जान बचाई है वो एक्चुअल में यहाँ पर ली की कजिन सिस्टर है। वही इधर से यहाँ पर वो चली जाती है अपने उसी जगह पर जहाँ पर उसने अपनी पावर्स को चेक तो कर लिया है, विच मीन्स उसकी पावर्स अब वैसे की वैसी है। अब पारी आ चुकी है उन सभी बुलीज को एक एक कर सबक सिखाने की, इसलिए यहाँ पर वो एक जन के घर चली जाती है। बट यहाँ पर वो किसी बुली के घर पर नहीं जाती, असल में वो उस क्लासमेट के घर पर जाती है जिसे खुद यहाँ पर सू के साथ में मिलकर यहाँ पर बुली किया गया हो। एंड जैसे यहाँ पर वो सू को देखता है वो सोचे पड़ जाता है कि माफ करना तुम सू ही हो ना, बिकॉज तुम यहाँ पर कुछ डिफरेंट नजर आ रही हो। सुमन कहती कि हाँ मैं सोई हूँ, वो एक्चुअली मैंने यहाँ पर फेस वॉश किया ना इसलिए थोड़ी सी अलग नजर आ रही हूँ मैं। सू से पूछती कि बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर उस क्लासमेट को याद आता कि हाँ मैं सू के घर पर आया हूँ ना कि सू मेरे घर पर आई है। तो वो उसे कहता कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्म करने आया हूँ, जब मैं क्लास से छुट रहा था तब मैंने क्लासमेट्स को आपस में बात करता हुआ सुना और उन्होंने बताया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है जहाँ पर वो सभी मिलकर तुम्हारे डिसमिस के बारे में बात करने वाले हैं। सू पूछने लग जाते कि तो तुम ये मुझे क्यों बताने के लाए हो और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो क्लासमेट कहने लग जाता है कि क्या तुम भूल गई, तुमने भी मेरी एक बार मदद की थी। मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पर उसके बदले तुम्हारी सेम मदद नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें यहाँ पर रीपे करना चाहता हूँ, बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम पहले से सारे प्रिपरेशंस कर रख सको। यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलते हैं इन्फॉर्म करने के लिए एंड बाद में उसे गुड बाय बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी के मॉम डैड को, जो कि यहाँ पर असल में सू के अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं। उस समय यहाँ पर नैन्सी उन्हें ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी कि ऐसे यहाँ पर सू नहीं उसे बुली क्या हो। तब यहाँ पर आंटी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, ये लड़की हमारा फायदा उठा रही है, हमने उसे इतना गुस्सा दिया और आज ये हमारी बेटी के अगेंस्ट आ रही है। अंकल को यहाँ पर डाउट होता है बिकॉज उन्हें पता है सू बहुत ही शांत लड़की है और पढ़ती लिखती रहती है, उसे इन सभी चीज़ों में ध्यान लगाना भी नहीं पड़ता, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। नैन्सी कहती कि डैड आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। आंटी कहती कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर लड़ूंगी और उसे मैं यहाँ पे जेल भेज कर रहूंगी। अंकल कहते कि ठीक है जो करना है करो, बट कुछ ऐसा मत कर देना जिससे यहाँ पर हमारी फैमिली का नाम खराब हो जाए। एंड यहाँ पर ऊपर सो टेलीपैथी कर आ जाती है जहाँ पर वो उन सभी की बातें सुन रही होती है। उसे यहाँ पर उसी के पास लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर सू इस घर पर पहले दिन आई थी। एंड यहाँ पर तो वो इन्हें मॉम डैड पे नहीं बुलाती, उसके लिए अभी भी ये सभी उसके अंकल आंटी है। यहाँ पर उसके अंकल उसे कह रहे थे कि देखो पढ़ाई में हमेशा तुम्हें यहाँ पर टॉप 10 में आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं आए तो भूल जाना कि हम में से कोई भी यहाँ पर तुम्हें कुछ भी पे करने वाला है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जिस दिन तुम ग्रेजुएट हो जाओगी उस दिन तुम्हारी जॉब भी पक्की है, जिस जॉब के तहत सारी सैलरी हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए और मैंने जितना तुम्हें फ़िलहाल इन्वेस्ट किया है उसका 5 टाइम्स तुम्हें मुझे यहाँ पर इन रिटर्न देना पड़ेगा। अब सू को तो पता होता है कि कुछ ज़्यादा ही है, इनटू 5 टाइम रिटर्न करना एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना तो क्या पता वो अर्न भी ना करे और इस पेमेंट को करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाए। वो यहाँ पर अपने अंकल से रिक्वेस्ट भी करती बट वो उसकी बातों को मानते नहीं है। कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सभी चीज़ें मंजूर है तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, वरना भूल जाओ कि तुम अपनी नॉर्मल एजुकेशन भी पूरी कर सकती हो, फिर सड़ते रहना वही ऑर्फन में। एंड यहाँ पर बेचारी को मजबूरी में उन एग्रीमेंट्स को साइन करना पड़ता है। एंड यहाँ पर सो इनविजिबल होकर खड़ी थी। इतने में यहाँ पे अंकल को किसी का कॉल आ जाता है। आंटी को गुस्सा आता है कि हम इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो और तुम यहाँ से उठकर जा रहे हो। अंकल बहाने मार देते कि कंपनी से कॉल आया है,
लेकिन ये कॉल तो यहाँ पर उनके लवर का था, जहाँ पर उनके लवर उन्हें घर आने के लिए करी थी और वो उसे भी झूठ बोलती कि हाँ हाँ बेबी मैं घर आता हूँ, मैं फिलहाल कंपनी के काम से फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे लिए और हमारे छोटे से बेबी के लिए गिफ्ट्स लेकर आऊँगा। ये सब कुछ यहाँ पर सू सुन लेती है एंड सोचती कि अरे वाह ये फैमिली तो आपस में ही यहाँ पर आगे जाकर एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगी। अनु से समझ आ जाता है कि जिस दिन यहाँ पर इन लोगों को इसके बारे में पता चलेगा सबसे ज्यादा दुख उन्हें इसी चीज का होगा। एंड यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का देखते हैं, जहाँ पर सो जैसी एंटर करती है सभी के सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। उन सभी को लगने लग जाता है कि जरूर ये कोई न्यू लड़की है जो कि हमारे स्कूल में आई है, जो कि बहुत प्रिटी है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी की चिलिंग निया को, जिससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती है कि उससे भी प्रिटी कोई दिख सकता है। एंड जैसे ही वो सू को देखती है उसे वो अगली मॉन्स्टर बुलाने लग जाती है। सभी लोग हैरान थे कि ये सू कैसे हो सकती है, लगता है ये जानबूझकर पहले ऐसी रहती थी, बट अब तो ये कितनी प्रिटी लग रही है। निया तो यहाँ पर सू पर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर सू उसे जोर का थप्पड़ मारती है एंड इतने में तो उसके दांत भी बाहर आ जाते। सू उसे बोलते कि अगली तुम हो, बिकॉज यहाँ पर तुम बार बार अपने आप को देखकर चेक क्यों करती हो। निया की चिल्लाती आवाज को सुनते नैन्सी और उसके सभी दोस्त क्लास के बाहर आ जाते हैं। नैन्सी यहाँ पर सभी को इशारा करती है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि यहाँ पर वो अकेले सू को बुली कर सके। पर तब तक वहाँ पर उसका क्लासमेट आ जाता है, वही दोस्त जो कि उसकी हेल्प करना चाहता है। वो उसे बताता है कि चलो तुम्हें प्रिंसिपल्स के ऑफिस में बुलाया गया है और यहाँ पर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नैन्सी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये अचानक से इतनी कैसे बदल गई है, इसके तेवर भी कुछ अलग से नजर आ रहे हैं, मुझे घूर तो ऐसे रही थी जैसे मुझे भी थप्पड़ मार देगी। निया बोलती कि तुम भी ना उसे बिलीव मत करो, ऐसे भी लगता है यहाँ पर उसकी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए यहाँ पर आते वो कुछ भी करे। और ऐसे भी नैन्सी तुम्हारी मम्मा ने तुमसे प्रॉमिस किया है कि किम परिवार के बेटे के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुम बस उस शादी की प्रिपरेशन करो। एंड तब यहाँ पर नैन्सी का याद आ जाता है कि उसकी शादी तो छान के साथ होगी एंड यहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड एंड खुश हो जाती है और साथ साथ वो यहाँ पर इसी चीज का नीचा दिखाना चाहती है सू को कि देखा मैं कितने बड़े घर परिवार में शादी कर रही हूँ। यहाँ पर वो जैसे अंदर जाती है प्रिंसिपल पेरेंट्स के साथ वो डिस्कशन कर रहे होते एंड जैसे यहाँ पर सभी लोग उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो सू है, बट कहीं से भी सू नजर नहीं आ रही है बिकॉज उन सभी के अकॉर्डिंग सू एक विलेज गर्ल है जो कि दिखने में अगली दिखती है, लेकिन उसमें अगले का 1% भी नजर नहीं आ रहा होता है। उसके अंकल आंटी एंड बाकी के पेरेंट्स यहाँ पर उसे एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाते, कुछ तो एक्सप्लेनेशन की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, ये सोचते हुए कि यहाँ पर इस लड़की को स्कूल से बस निकाल देना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हमारे बच्चों को भी खराब करके रख देंगे और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हम हमारे बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहते। तब तक वहाँ पर नैन्सी आती है जो यहाँ पर भीगे बिल्ली बनकर अपनी मम्मा के पास जाती है एंड बताने लग जाती है कि कुछ समय पहले मम्मा देखो ना ये मुझे थप्पड़ मारने आ रही थी, बट तब तक इसे प्रिंसिपल्स के ऑफिस में बुला लिया गया। एंड तब वो लोग यहाँ पर सुपर चिल्लाने लग जाते। सो क्लियरली उनसे पूछती है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने यहाँ पर नैन्सी को थप्पड़ मारा है, बिकॉज यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि चीजें उल्टी हो रही है। असल में बुलिंग यहाँ पर नैन्सी लोगों को करती है और इंजाम यहाँ पर मेरे ऊपर लग रहा है। उसकी आंटी तो यहाँ पर उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि ये लड़की को क्या हो गया, ये तो एक ऑर्फन से आई हुई है लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंस तो भरा पड़ा है। अंकल कहते कि सू तुमने इस बार लिमिट्स क्रॉस कर दी है, तुम हमसे यहाँ पर जबान लड़ा रही हो गलत काम करने के बाद। अब मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें पनिश करूंगा और हाँ मुझे यहाँ पर फिर कहना मत कि मैं हार्टलेस पर्सन हूँ। सो यहाँ पर कहने लग जाते कि मैं क्या ही आपको बोल सकती हूँ, आपके पास इतने सारे पैसे कि आप तो दो वाइफ्स भी रख सकते हो, अलग अलग बच्चों को भी पाल सकते हो, तो आपके पैसे की पावर के आगे मैं क्या बोल सकती हूँ। ये सुनते यहाँ पर आंटी हैरान हो जाती है एंड पूछती कि ये क्या बोल रही है। एंड तब तक एक बच्चा वहाँ पर भागता हुआ आता है जो कि उस अंकल को डैडी बुला रहा था एंड यहाँ पर डर के मारे वो अपने ही बेटे को धक्का मार देता है, ये बोलते हुए कि जाओ यहाँ से, न जाने किसका बच्चा है ये। एंड तब तक उसकी मिस्ट्रेस भी वहाँ पर आ जाती है, ये बोलते हुए कि तुम ताऊ को यहाँ पर धक्का क्यों मार रहे हो, तुमने तो यहाँ पर हमें बुलाया है ना। और ये सुनते ही उसकी वाइफ उसे पिटना शुरू कर देती है एंड तब यहाँ पर उसकी मिस्ट्रेस को समझ आता है कि ये सब कुछ तो यहाँ पर किसी की सोची समझी साजिश है। वो तुरंत ही अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन आंटी नहीं रुकती। आंटी यहाँ पर अपने पति को गाली देते हुए उसे पिटना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर तो सू को अच्छा लग रहा था बिकॉज उसे समझ आ रहा था कि ये सब कुछ नैन्सी देखकर कितनी ज्यादा हर्ट फील कर रही है क्योंकि वो उसकी इकलौती फैमिली है एंड उसकी फैमिली मेंबर्स ही आपस में झगड़ रहे हैं। तो अब उसे समझ आ रहा होगा जब उसने यहाँ पर मेरी मॉम की आखिरी फोटो फाड़ी थी
एंड नैन्सी यहाँ पर रोते हुए अपने मॉम डैड के बीच में आ जाती है ताकि वो लोग लड़ना झगड़ना बंद कर दे। अंकल कहते कि सू, ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुमने ही किया है। सू कहते कि सही कहा, और मैंने गलत क्या किया है? मैंने तो बस यहाँ पर अंधों को राह दिखाया है, आपकी सच्चाई लोगों को बताई है, और फिलहाल तो ये सच्चाई सिर्फ 4 दीवारों में है, कल को ये सच्चाई पब्लिकली भी ओपन हो सकती है। आंटी कहते कि सही कहा, तुम्हारी वजह से हमारा घर यहाँ पर टूट रहा है। सू बोलते कि सचमुच आप इतनी बेवकूफ, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके हस्बैंड ने चीट किया है, ना कि मैंने उनसे चीट करवाया। वही दूसरे यहाँ पर वो गार्ड्स को बुला देती है, जहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये स्कूल है, हम यहाँ पे सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर नैन्सी और उसकी मम्मा बहुत चिड़ी हुई थी, जहाँ पर वो लोग गार्ड्स को हमला करने के लिए बोलते हैं। एंड यहाँ पर सू उन सभी के साथ फाइट करती है और उसे खरोच भी नहीं आती। एंड इन दी एंड यहाँ पर वो अपनी आंटी का ही गला दबोच लेती है। सभी लोग यहाँ पर उसे आंटी को छोड़ने के लिए कहते हैं, तो क्या, तो सू भी आंटी को छोड़ देती है। एंड यहाँ पर वो उन्हें अपने पैर लिक करने के लिए कहती है ताकि उसके शूज एकदम चमकने लग जाए, जिसे सुनते ही यहाँ पर अंकल आंटी और नैन्सी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो लोग तुरंत यहाँ पर अपने गार्ड्स को गन निकालने के लिए कह देते हैं और वह दूसरे सभी पेरेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा प्रिंसिपल यहाँ पर बीच में फंस जाता है, वो उन सभी को शांति करा रहा होता है। एंड यहाँ पर प्रिंसिपल उसे कह रहे कि तुम गलत चीज उन्हें करने के लिए बोल रही हो। तो वो कहने लग जाते कि अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर नैन्सी को भी सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज नैन्सी ने बस मुझसे यही नहीं और भी ढेर सारी चीजें करवाई है, जिन्हें अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग उसे ह्यूमन भी बुलाना भूल जाएंगे। और क्या सिर्फ यहाँ पर डिग्निटी रिस्पेक्ट उन्हीं पर्सन को मिलती है जिसके पास पैसे है? बिकॉज ये सब कुछ देखकर तो मुझे यही लग रहा है। प्रिंसिपल को यहाँ पर डाउट होता है, वो नैन्सी को पूछते कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने ये सब कुछ सू के साथ किया है? एंड यहाँ पर नैन्सी को समझ नहीं आ रहा था, ये पहले कितनी सबमिसिव हुआ करती थी, हमारी सारी बातें मानती थी, और अब अचानक से हमारी ही अगेंस्ट आ रही है। प्रिंसिपल सू से कहते कि देखो सू, मैं समझ पा रहा हूँ, अगर ऐसा सब कुछ पहले हुआ था तो तुम्हें आकर बात करनी चाहिए थी मुझसे, हम यहाँ पर चीजें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से वायलेंस का यूज करना गलत बात है। सो यहाँ पर प्रिंसिपल से कहते कि लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, क्या आप भूल गए कि मैंने आपसे आकर कब क्या कहा था? प्रिंसिपल को तब जाकर याद आता है कि सू तो कंप्लेन करने भी आई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया था और सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे वहां से भेज दिया था। सू कहने लग जाते कि देखिए, मैं ऐसे तो शांत नहीं रहने वाली हूँ, मुझे यहाँ पर जस्टिस जरूर मिलनी चाहिए। आंटी अपना रियल फेस दिखाई देती है, वो कहती कि तो मेरी बेटी ने ये सब कुछ किया तो क्या गलत किया? ऐसे भी तुम यहाँ पर हमारे सेम स्टैंडर्ड्स वाली नहीं हो। नैन्सी बोलती कि सही कहा, तुम्हें तो अगर हम यहाँ पर मरने के लिए कहेंगे तो तुम्हें मर भी जाना चाहिए। सू बोलती कि थैंक यू मेरा काम आसान बनाने के लिए, आप लोगों ने अपने मुंह से सारे कन्फेशन दे दिए, क्योंकि क्या है, सभी लोगों को साफ साफ पता चल चुका है यहाँ पर कौन गलत है और कौन सही है, बिकॉज यहाँ पर सू सब कुछ लाइव वीडियो में रिकॉर्ड कर रही होती है। एंड सभी को इस फैमिली की सच्चाई पता चल चुकी थी। अंकल का दिमाग तो इतना खराब हो जाता है कि वो अपनी गन बाहर निकालती सू के ऊपर फायर कर देते हैं। बच्चों के पास पावर जो होती है, जहाँ पर गन की स्पीड भी एकदम टॉर्टोइस जैसे आ रही थी सू के लिए। एंड यहाँ पर वो बुलेट को चकनाचूर कर कर उस गन को भी यहाँ पर अंकल के सामने रख देती है। किसी को अपनी आंखों पर कुछ बिलीव नहीं हो रहा था, बट तब तक वहाँ पर ली अपने ग्रैंडपा के साथ आ जाता है, जहाँ पर उन्हें देखते ही सभी लोग यहाँ पर उनके पास रिक्वेस्ट करते हुए चले जाते, खासकर नैन्सी। नैन्सी तो यहाँ पर ली का हाथ भी पकड़ने लगती है, जहाँ पर ली उसे अपने आप से दूर करता है। आंटी बाब यहाँ पर कहते कि ग्रैंडपा वैंग, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, एटलीस्ट आप तो यहाँ पर हमारे लिए जस्टिस कर ही सकते हैं। आपको पता चल चुका होगा ये लड़की निहायती कितनी गंदी है, यहाँ पर इसे सिर्फ हम सब की बेइज्जती करने आती है और आज से इसने यहाँ पर सभी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। तब यहाँ पर तो सू को भी गुस्सा आता है, वो पूछते कि क्या तुम यहाँ पर इनकी मदद करने आए हो? ली बोलता कि अरे तुम कहकर क्या बात कर रही हो, आप कहकर कहो, तुमसे बड़े हैं और हम यहाँ पर खानदानी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा ली को ही मारते, बोलते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा सू से कहने लग जाते कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ कि लोगों ने यहाँ पर तुम्हारी बातें नहीं सुनी, तुमने नेग्लेक्ट किया, तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें जस्टिस दिलाने के लिए आया हूँ। जिसे सुनते ही यहाँ पर अंकल भी शॉक हो जाते हैं। अंकल कहते कि मिस्टर वैंग, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये लड़की बहुत बदतमीज है और आप उसका साइड लेकर गलत काम कर रहे। मिस्टर वैंग यहाँ पर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहते एंड बताते हैं कि इस बच्ची ने मेरी ग्रैंड डॉटर की जान बचाई है। एंड तब यहाँ पर वो लड़की आ जाती है कॉन्ग्रेचुलेशन का बड़ा सा पोस्टर लेकर। वो सभी लोग यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं। ली यहाँ पर कहने लग जाता है कि
आज तक यहाँ पर जो भी कुछ इनजस्टिस उसके साथ हुआ है उस चीज़ के लिए यहाँ पर आपकी फैमिली को सज़ा मिलेगी। और लगता है आप बोल रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में भी पड़ी हुई है, तो फिर क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट को निकाल कर देखें, तब जाकर आपकी कंपनी का रियल वर्थ समझ आएगा। ग्रैंडपा यहाँ पर प्रिंसिपल से कहते कि हाँ, तुम्हारा भी समय आ चुका है छुट्टियों पर जाने का। एक ऐसी छुट्टी जो कि तुम जेल की 4 दीवारों में बिताओगे। और तुम दोनों यहाँ पर अपनी बेटी को समझाने की जगह उसे मैनर सिखाने के बदले किसी और को यहाँ पर गलत प्रूफ करने पर तुले हुए खुद गलत काम कर रहे हो और अपनी बेटी से भी गलत काम करवा रहे हो। इसलिए तुम सभी को यहाँ पर सजा जरूर मिलकर रहेगी। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उन सभी को वहाँ से दफा होने के लिए कह देते। वही दूसरे यहाँ पर सू जो है उस लड़की सिया से कहते कि देखो, तुम मुझे यहाँ पर सिस्टर कहकर मत बुलाओ, हम दोनों की सेम ही एज है और हम दोनों सेम स्कूल से तो बिलोंग करते। तो वह यहाँ पर इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है। वही दूसरा ग्रैंडपा यहाँ पर सू से कह रहे होते कि तुम्हारे पास 3 इच्छा है, तुम जो भी विश मांगोगी वो सब कुछ मैं पूरी करूंगा, लेकिन हाँ, वो कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ली कहने लग जाता है कि मांग लो जो मांगना है मांग लो, ये 3 विशेष सोच समझ कर मांगना। मेरी ग्रैंडपा बहुत पावरफुल है, वो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी विश ग्रांट कर सकते हैं। साथ साथ सिया भी यहाँ पर बता रही होती है कि कल तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मुझे यहाँ पर नहीं पता चलता कि मेरी इतनी अच्छी फैमिली भी है। तब यहाँ पर सुन सबसे कहते कि मेरी कोई 3 विशेष नहीं है, मेरे सिर्फ यहाँ पर एक ही विश है, और ये विश भी यहाँ पर वो अपने लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए मांगती है। बिकॉज उसे पता होता है कि ऐसी और भी जगह है जहाँ पर रिच पीपल अपनी पावर्स का मिसयूज करते हुए हर बार आगे रह जाते हैं और बेचारे छोटों को बुली कर देते हैं, एंड यहाँ पर वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ग्रैंडपा यहाँ पर सू से प्रॉमिस करते हैं कि इस मामले में यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और एकदम राइट रिजल्ट निकाल कर देंगे। एंड वेदों से यहाँ पर ग्रैंडपा को वो सभी स्किल्स याद आ रहे थे जो कि फिलहाल यहाँ पर सू ने किए हुए हैं। उन्हें पता होता है कि ये कोई मामूली से स्किल्स नहीं है, ये कोई हाई क्लास एंड मास्टर से ज़रूर यहाँ पर उसने अपनाए होंगे। एंड यहाँ पर सू है एक लड़की जिसे यहाँ पर खाना खाना बहुत पसंद है। वही से यहाँ पर वो इंस्टेंट नूडल खाने चली जाती है जहाँ पर उसे वो नूडल्स बहुत पसंद आते हैं और उसे समझ आता है कि भले यहाँ पर टाइम कोई भी क्यों ना हो, इंस्टेंट नूडल हमेशा से यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहे हैं। वहाँ की जो ग्रैंडमा होती है वो उसे सिर्फ नूडल खाता देख उसे खुद अपनी ओर से सॉसेजेस और बॉइल्ड एग दे देती है, ये बोलते हुए कि ये मेरी तरफ से, तुम इतनी प्रिटी जो दिखती हो इसे खाओ और हेल्दी बन जाओ। वही दोस्तों यहाँ पर सो चली जाती है जगह को एक्सप्लोर करने के लिए और उसे यहाँ पर एक जगह मिलती है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी सेल होती है स्टोन के फॉर्म में, और उसे पता होता है कि ये सभी के सभी मामूली से स्टोन है, किसी में एनर्जीज है और किसी में तो कुछ भी नहीं है, विच मीन्स यहाँ पर आधी से ज़्यादा चीज़ें लोगों को बुद्ध बनाने के लिए रखी गई हैं। इतने में वहाँ पर एक फैमिली आती है जिसमें ग्रैंडपा और उनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर रहते हैं जो कि यहाँ पर यही चीज़ परचेस करने के लाए थे। उस समय यहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा मैनरलेस लड़की थी क्योंकि यहाँ पर वो नॉर्मली भी सू को साइड या एक्सक्यूज में बोल सकती है, बट वो तो यहाँ पर उसे चीप लड़की बुलाते हुए साइड में हटने के लिए कहती है। तब तो यहाँ पर सू को भी गुस्सा आ जाता है कि ये कोई तरीका हुआ किसी से बात करने का। एंड यहाँ पर उनका ग्रैंडसन मजाक बनाने लग जाता है कि ग्रैंडपा देखिए ना कैसे कैसे लोग आ जाते हैं स्पिरिचुअल एनर्जीज को परचेज करने के लिए। इस लड़की को तो साफ साफ देखकर लगता है कि ये तो सिर्फ गार्डन्स के पत्थर उठा सकती है, यहाँ के कोई भी जेड स्टोन्स वो नहीं खरीद सकती। तब यहाँ पर बोलने लग जाते कि देखो मुझ में यहाँ पर तुम लोगों से ज़्यादा स्किल्स है, मैं देख कर बता सकती हूँ कि कौन सा जेड का स्टोन है और कौन का नहीं। एंड तब यहाँ पर ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं एंड उनके बीच में यहाँ पर बेट लग जाती है। वो कहते कि ठीक है एक काम करते हम यहाँ पर बेट लगा कर देखते हैं, तुम 3 स्टोन सिलेक्ट करना और मैं 3 स्टोन सिलेक्ट करूंगा, जिनके 3 स्टोन्स का मिलाकर ज्यादा वर्थ होगा वो जीत जाएगा। एंड यहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर भी और सब बेट लगाने लग जाती है कि ठीक है हम देखते हैं, अगर तुम यहाँ पर जीती तो तुम्हें 5 मिलियन और ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर तुम हारी तो इसके बदले तुम्हें जरूर हम यहाँ पर कुछ देना होगा। इस चीज को यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हुए सो तुरंत ही हाँ कह देती है उस बेट के लिए। एंड यहाँ पर तो वो 2 फिंगर्स कट करने की बात कर देती है तो वो तुरंत ही रेडी हो जाती है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते कुछ लोगों को जो कि यहाँ पर उसे कहते कि देखो बेटा तुम इन चीज़ों में फंसो मत, यहाँ पर ये मिस्टर वी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, तुम यहाँ पर इनसे जीत नहीं पाओगी। सो कहते कि थैंक यू मुझे सजेशन देने के लिए, पर फिर भी मैं यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर आजमाना चाहूँगी। ग्रैंडपा कहते कि सोच समझ लो क्योंकि एक बार शुरुआत हो गई
तो तुम पीछे नहीं आ सकती। सू बोलती कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी और ना ही मैं कभी रिग्रेट करूंगी और ना ही मैं अपनी बातों से पलटने वाली हूँ। ग्रैंडपा मनी मन सोचते हैं कि ये बच्ची है, क्या सचमुच इसके पास स्किल्स हो सकते हैं? फिर उन्हें याद आता है कि नहीं, ये तो बच्ची है, जरूर यहाँ पर बहुत ज्यादा जिद्दी होगी, इस वजह से मुझे गलत प्रूव करना चाहती है। जिसके बाद में यहाँ पर इस कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है और ग्रैंडपा तो अपना आराम से समय लेते हुए 3 स्टोन्स को सिलेक्ट करते, एक छोटी सी, एक उसकी मीडियम साइज की और एक बड़ी सी। जिसके बाद में यहाँ पर मशीन वाला पर्सन उन सभी चीज़ों को ओपन करता है और ओपन करने पर इन तीनों को मिला के उसका वर्थ 5.7 मिलियन होता है। तब यहाँ पर ग्रैंडपा उसे एक और वार्निंग देते हैं कि देखो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम ये जिद छोड़ दो और मेरी डिसाइपल बन जाओ, तो फिर यहाँ पर तुम्हें अपने 2 फिंगर्स नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सू हार मानने से मना कर देती है। वो ग्रैंडपा को याद दिलाती है कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो स्टोन सेलेक्ट करती है और उस मशीन वाले पर्सन को साइड हटाती है, कहते हैं कि मैं खुद इसे ओपन करूंगी। ग्रैंड डॉटर कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा, लगता है ये हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है खुद इसे कट करते हुए। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, इसे कट करने के लिए स्किल्स चाहिए होते, एक छोटी सी मिस्टेक एंड यहाँ पर ये पूरा स्टोन और वो अंदर का जेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टोन के अंदर से जेड बाहर निकल पाएगा। पर जैसे यहाँ पर से उसे कट करती है और उसके अंदर से रेयर ब्लू जेड निकलता है, जिसे देखते ही यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते क्योंकि ये टॉप क्वालिटी का गुड होता है। एंड वहाँ पर खड़े लोग ये जेड उससे खरीदना चाहते थे। कोई यहाँ पर 5 मिलियन बोलता, कोई 7 मिलियन और कोई 10 मिलियन। एंड इतने में हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि फेरी को ढूंढते हुए आ रहा था, यानी कि हमारी सू को ही। पर उसे लगता है कि उसकी फेरी इतने भीड़ भगम वाली जगह पर नहीं होगी, इसलिए वो वहाँ से आगे चला जाता है। ग्रैंड डॉटर तो यहाँ पर हैरान हो चुकी थी। वो कहने लग जाते कि पॉसिबल ही नहीं है, मेरे ग्रैंड पर यहाँ पर इस फील्ड में सदियों से काम कर रहे हैं, तुम यहाँ पर एक आउटसाइडर होके ऐसे कैसे जेड को पहचान सकती हो? या तो ये फेक होगा या तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। एंड ग्रैंड पर यहाँ पर एक बच्चे से हार नहीं मानना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि बात यहाँ पर बाहर तक फैल जाएगी, इसलिए यहाँ पर वो उसे पूरा ओपन कर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। सू कहते कोई बात नहीं, और यहाँ पर वो स्टेट को अपने हाथों से ओपन कर लेती है, जिसके अंदर से एनर्जीज बाहर निकलती हुई साफ साफ दिखाई देती। और अब इसके रेट तुरंत ही दुगने हो जाते हैं, यानी कि 20 मिलियन, 25 मिलियन और कुछ तक तो 30 मिलियन देने के लिए भी रेडी थे। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर समझ जाते कि उन्हें किसी को भी यहाँ पर एज से जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर ये लड़की मुझसे भी ज़्यादा स्किलफुल हो, उससे कम समय में ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया हो, इसलिए यहाँ पर वो अपनी हार मान जाते हैं एंड कहते कि मेरे जेड भी मैं तुम्हें दूंगा और 5 मिलियन भी मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। तब यहाँ पर सू ने क्वेश्चन करती है कि ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या होता है। एंड तब ग्रैंडपा उसके बैंक अकाउंट के बारे में पूछती और सू के पास कोई बैंक अकाउंट तो होता नहीं है, जहाँ उनके ग्रैंड डॉटर कहने लग जाती कि देखा, मैंने कहा था ना, ये पेनीलेस स्विच है, हमें इसके पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ग्रैंडपा अपनी ही ग्रैंड डॉटर को थप्पड़ मार देते, ये बोलते हुए कि कितनी बार कहा है कि बाहर आके इस तरीके की बदतमीजी ना किया करो, तुमने इतनी चौड़ माँ का बेट लगा ली और हम बेट हार गए, तो उसे एक्सेप्ट करना भी सीखो। वही दूसरे यहाँ पर जाने बाहर की ओर चली जाती है जहाँ पर वो जा रही थी। तब यहाँ पर हमें ग्रैंडमा को देखते जो कि ऑन द स्पॉट वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उनके दिल में इतने ज़ोरों से दर्द हो रहा था। उस समय वहाँ पर एक ट्रेडिशनल डॉक्टर आते जो कि यहाँ पर चेक कर रहे थे और सू सिर्फ देखकर बताती थी कि प्रॉब्लम क्या है, बट वहाँ के लोगों से भगाने लग जाते, ये समझते हुए कि ये बच्ची है और इसे सब कुछ मजाक लग रहा है। लेकिन वो ट्रेडिशनल डॉक्टर कॉन्ग उसे वहाँ पर रोकते हैं एंड कहते कि जो बच्ची है वो सब सही कह रही है, मुझे यहाँ पर इसका सोल्यूशन नहीं पता, क्या तुम बता सकती हो कि इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। एंड तब यहाँ पर सू को पता होता है, बट यहाँ पर वो स्टाफ से परमिशन मांगती है जो कि ओल्ड लेडी के साथ आई हुई है। एंड वो स्टाफ भी यहाँ पर सू से ही रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ ओल्ड लेडी को यहाँ पर बचा लीजिए। जिसके बाद में सू यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है एंड ट्रेडिशनल तरीक़ों से नीडल को बाहर निकालते हुए उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। एंड तब यहाँ पर वो गाँव को बताती कि एटलीस्ट ये नीडल कुछ समय तक रहना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर सब कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है, वरना नहीं। तब तक वहाँ पर डॉक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पर ये सब कुछ करने से मना कर रहे होते, लेकिन सू ने यहाँ पर वार्निंग देती है क्योंकि अगर अब वो लोग बीच में आए तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। एंड डॉक्टर्स यहाँ पर सू पर बिलीव नहीं कर रहे थे, जहाँ पर सू को उन्हें पीछे करना ही पड़ता है।
और डॉक्टर का हाथ ही में उठ जाता है। यहाँ पर मिस्टर गोंग कहने लग जाते हैं कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, ये लड़की यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही है, कुछ भी हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। ऐसे भी कुछ समय बाद हम ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले जाकर चेक कर सकते हैं। एंड डॉक्टर यहाँ पर नर्स को इशारे करते हैं, जहाँ पर नर्स जाकर पुलिस कंप्लेन कर देती है सू के बारे में। एंड पुलिस को यहाँ पर सू का नाम पता होता है बिकॉज प्रीवियसली भी यहाँ पर सू ने अच्छे काम जो किए, तो वो यहाँ पर किसी को तो इन्फॉर्म करते हैं, बिलीव दिलाते कि वो सू को इनोसेंट जरूर दिलवा कर रहेंगे। और वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग जब हॉस्पिटल में होता है तब उनका ग्रैंडसन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे यहाँ पर सारी सिचुएशन बताई जाती है। डॉक्टर्स उसे यही सजेस्ट कर रहे थे कि देखो हमें इन्हें समय से निडल निकाल कर इंजेक्शन दे देना चाहिए, बट यहाँ पर सू कहते कि सोच लो बस 5 मिनट बचे, 5 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मेडिसिन दिए या वो इंजेक्शन दिया ग्रैंडमा को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी नहीं उठा सकती। और ये सुनते ही यहाँ पर गोंग भी उनके ग्रैंडसन को समझाने की पूरी कोशिश करता है। एंड डॉक्टर्स यहाँ पर थे जो कि उसकी बातें वो बिलीव नहीं कर रहे थे, और तब आर्ग्यूमेंट करते यहाँ पर 5 मिनट बीत जाते हैं, जहाँ पर सू कहते कि देख लेना ग्रैंडमा को ठीक यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ों ने किया है, तो होपफुली वेस्टर्न कल्चर के डॉक्टर्स क्रेडिट नहीं लेंगे। एंड ये सुनते यहाँ पर उस डॉक्टर का मुंह फूल जाता है। तब तक पुलिस यहाँ पर डीन के साथ आ जाती है। एंड वही दोस्तों यहाँ पर जैसे पुलिस आ जाती है, वो डॉक्टर पुलिस से कहते हैं कि डीन अच्छा हुआ आप पुलिस को लेकर आ जाए, बिकॉज यहाँ पर इस लड़की की कंप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके पास कोई मेडिकल डिग्री भी नहीं है और ये यहाँ पर एक निडल की मदद से ग्रैंडमा को ठीक करने की कोशिश कर रही है, हमको बेवकूफ़ बनाते हुए। डीन जैसे यहाँ पर उन निडल्स को देखता है वो हैरान हो जाता है, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर के मेडिसिन सीखने से पहले उसने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखे हुए हैं। एंड उस समय यहाँ पर वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे, उसे यहाँ पर समय हो गया ऐसा कुछ देखे हुए। तभी यहाँ पर मास्टर गोंग भी बताने लग जाते हैं कि ये लड़की मुझसे ज़्यादा स्किलफुल है, इसके पास मुझसे ज़्यादा स्किल्स हैं, इससे मैं यहाँ पर उस पर भरोसा कर रहा हूँ, तो तुम सब भी यहाँ पर उस पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो जो दूसरा डॉक्टर है वो तो मानता ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली यहाँ पर सू की बुराई करने पर लगा हुआ था, उसे गलत साबित करने पर लगा हुआ था। सू कहते कि देखो डॉक्टर मुझे तुमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम था ग्रैंडमा को ठीक करना और मैं अपना आखिरी काम कर रही हूँ जिससे वो ठीक हो जाएंगी और फिर मैं जा रही हूँ। एंड जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। टीन सभी को यहाँ पर बाहर भेज देते ताकि वो फाइनल चेकअप करवा सके। जब सभी लोग बाहर थे तभी भी यहाँ पर वो डॉक्टर का मुंह बंद नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यूसली सू को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा था और सू यहाँ पर बिल्कुल अनइंटरेस्टेड थी अपनी एनर्जीज उस डॉक्टर पर वेस्ट करने के लिए। वो चुपचाप बैठ कर यहाँ पर अपने फ़ोन देख रही होती है। तब तक डीन वहाँ पर रिजल्ट्स लेकर आ जाते हैं एंड रिपोर्ट्स भी। वही दूसरा बाद में यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ नॉर्मल था एंड कभी भी यहाँ पर ग्रैंडमा होश में आ सकती है। ये सब कुछ देखने पर तो वो उस डॉक्टर की फाइनली बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक बच्चे के पास में ऐसी कैसी स्किल्स कैसे आ सकती है, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। तब तक यहाँ पर कुछ समय बाद ग्रैंडमा होश में आती है, जहाँ पर वो सबसे पहले सो को थैंक यू बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो अपने बेटे को बता रही थी उस ऑर्फन के बारे में जहाँ पर जिन बच्चों के साथ में ठीक नहीं हो रहा था, वहाँ की जो मैनेजर थी उनके साथ अत्याचार करी थी। और ये सब कुछ जानने पर यहाँ पर सू को भी बातें पता होती ही है, बिकॉज वो वही ऑर्फन से तो बिलोंग करती है जहाँ पर उन्हें ढंग से पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता और ना ही ढंग से खाना दिया जाता है, और जो भी डोनेशन आते हैं वो मैनेजर कम्युनिटी में यहाँ पर बांट कर आपस में ऐश करने लग जाती है। एंड ग्रैंडमा बस यही चाहती थी, वो अपने बेटे को रिक्वेस्ट करती है कि कैसे भी कर कर वो लोग यहाँ पर उन बच्चों को सेव करे और उन्हें बचाकर उस जंगल से बाहर निकल आए। सो को यहाँ पर उस मैनेजर की याद आ जाती है, बिकॉज उसे वो टाइम याद आ रहा था जहाँ पर वो मैनेजर उसके पार्ट टाइम के पैसे भी खुद खा लिया करती थी, यानी कि वो उसे ज़बरदस्ती छीन लिया करती थी, ये कहते हुए कि इतने सालों से ऑर्फन ने तुम्हें पाला पोसा है तो तुम्हें पे बैक तो करना पड़ेगा ही। एंड सो पहले तो उसे फाइट बैक बिल्कुल नहीं कर पाती थी। वही दूसरा यहाँ पर वही मैनेजर को देखते जो कि सो से भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पर गलत चीज़ कर रही थी। वो यहाँ पर उन्हें उस रोप से पिट रही होती है, उन्हें सजा दे रही होती है बिना किसी रीजंस के। एंड बस इतना ही नहीं, वहाँ के तो सिक्योरिटी गार्ड को भी वो पनिश कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर उसे कॉल आता है जिस कॉल को अटेंड करने के लिए। एंड यहाँ पर वो जैसी ही जाती है वो तुरंत ही सू को देखकर घबराने लग जाती है, जिसके बाद में अचानक से यहाँ पर सू फायर में बदल जाती है और वो मैनेजर और भी घबराने लग जाती है। एंड सू उसके पीछे से आकर उस पर हमला करती है, उससे बताते हुए कि आज तुम्हें यहाँ पर समझ आएगा कि तुमने बच्चे पर कितना ज़्यादा अत्याचार किया। एंड तब यहाँ पर मैनेजर उसे रिकग्नाइज करने लग जाती है, तो वो उसे धमकी देना शुरू करती है और सू से बताती कि ऐसे काम नहीं चलेगा। वो पुरानी सू थी जिन्हें धमकियों से डर लगता था, वो तुम्हें रिस्पेक्ट करती थी, तुमसे डरती थी, लेकिन मैं यहाँ पर ना तुमसे डरती और ना तुम्हें रिस्पेक्ट करती।
करती हूँ तो मैं यहाँ पर वैसी सज़ा ज़रूर देकर रहूँगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसका मुँह पानी में डुबाना शुरू कर देती है, जहाँ पर मैनेजर उसे बहुत बेग करती है उसे छोड़ने के लिए। एंड जब वो नहीं मानती तब उसे यहाँ पर वो रिश्वत देने लग जाती है, यानी कि पैसे, ताकि यहाँ पर से उसे छोड़ दे। सू से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि पैसे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। एंड वही दोस्तों यहाँ पर मैनेजर डर के मारे ज़्यादा चीज़ें कन्फेस करना शुरू कर देती है कि किस तरीके से इन सभी चीज़ों में यहाँ पर उसका हाथ तो है ही, लेकिन यहाँ पर रिच कम्युनिटी के भी अपर हैंड्स वाले लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ये सब कुछ पता होता है कि कैसी क्या चीज़ें वर्कआउट करती है। वही दूसरे यहाँ पर वो टेप रिकॉर्डिंग बाहर निकाल देती है एंड यहाँ पर वो उस मैनेजर को सब कुछ कन्फेस करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि ये सब कुछ यहाँ पर पब्लिकली एक्सपोज होने वाला है, तो सोच समझ कर सारी सच्चाई बोलना, क्योंकि इनमें से एक भी झूठ निकला, बातें यहाँ की वहाँ हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम से लोग यहाँ पर तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगे। एंड यहाँ पर वो मैनेजर डर के मारे सारी सच्चाई बोल देती है, जिसके बाद में यहाँ पर से कहते कि ध्यान रहे तुम्हारा रेजिग्नेशन भी सबमिट हो जाना चाहिए, एंड अगर वो नहीं हुआ तो फिर मुझे और भी रास्ते आते हैं तुम्हें यहाँ से दूसरी सिटी ट्रांसफ़र करने के लिए। जहाँ पर वो सू से प्रॉमिस करती है कि जैसा सू बोलेगी डिट्टो यहाँ पर मैनेजर वैसा ही काम करने वाली है। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे जब वो चल रही होती है तब वो लोगों को आपस में न्यूज़ पढ़ता सुनती है और उसे समझ आ जाता है कि उन लोगों को यहाँ पर सज़ा मिल चुकी है, विच मीन्स यहाँ पर सू का आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। और वही दूसरा इतने में यहाँ पर सू को कॉल आ जाता है कॉन्ग का, यानी कि वही मास्टर जिनसे मिलने के लिए वो चली जाती है, और उस समय यहाँ पर वो ग्रैंडमा का बेटा भी वहीं पर मौजूद था। जिसके बाद में यहाँ पर हान जो है उसे एक स्पेशल मेडिसिन हर्ब के बारे में पूछ रहा होता है, एंड वो यहाँ पर उसे जैसी तस्वीर दिखाता है सू उस चीज़ को पहचान जाती है एंड उसे उस हर्ब का अप्रूवल दे देती है। बट ये एक ऐसा हर्ब है जिसका मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एंड यहाँ पर वो लोग सू की मदद चाहते थे, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर सू उन्हें हाँ भी बोल देती है। और वह दोस्त यहाँ पर सू जो है ट्रांसफ़र हो जाती है अपनी बेस्टी के स्कूल में, यानी कि यहाँ पर सिया के स्कूल में जहाँ पर ली भी पढ़ा करता है। उस समय वो जाकर यहाँ पर सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड सभी लोग उसके ब्यूटीफुल फेस की कंटिन्यूसली तारीफ कर रहे होते हैं। वही दूसरा यहाँ पर सिया बहुत खुश थी अपने बेस्टी के साथ सेम क्लास से पढ़ते हुए, एंड तब ली भी यहाँ पर उससे कहता है कि तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं गई। एंड ली को अपने ग्रैंडपा की याद आ रही होती है, जहाँ पर ग्रैंडपा ने ली से कहा हुआ है कि वो सू से क्लोज रहे बिकॉज हो सकता है कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति है जिनसे यहाँ पर सू उनके फैमिली को आगे बढ़ा सकती है और वो उनकी फैमिली की लीडर बन सकती है। ली बोलने लग जाता है कि वो तो मैं भी बन जाऊँगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुँह बंद रखो, तुम्हारे पास वो शक्तियाँ नहीं है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, मैं सिर्फ यहाँ पर सू की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर ली सू से प्रॉमिस करता है कि वो उसे इस स्कूल में प्रोटेक्ट करके रहेगा। एंड यहाँ पर बाद में क्लास के बाद वो लोग ग्राउंड एरिया में वॉक कर रहे होते कि इतने में यहाँ पर सामने से जी और डेजी और उसकी फ्रेंड आ जाती है, जो कि आते यहाँ पर सिया को बुली करना शुरू कर देती है। एंड सिया तो यहाँ पर उन्हें कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, जहाँ पर सू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे यहाँ पर सिया तो उस लड़की को जोर का थप्पड़ मारती है और इससे जी और डेजी को गुस्सा आ जाता है। तो जब यहाँ पर डेजी सू को मारने आती है तब सू उस पर हमला करती है, और साथ ही साथ जब यहाँ पर जी आता है तब वहाँ पर ली आकर सू को प्रोटेक्ट कर लेता है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो ली को देखती है वो दोनों लड़कियाँ ली से बड़ी प्यार से बात करने के लिए आती हैं, लेकिन ली यहाँ पर उन दोनों को अपने आप से दूर कर देता है, और उसी समय जी यहाँ पर सू को कुछ ज़्यादा ही टीज कर रहा था, जहाँ पर सू ली को रोकती है एंड जाकर यहाँ पर जी को सबक सिखाती है, जिसे देखते ही यहाँ पर तो डेजी को समझ आ जाता है कि हम इस लड़की से ऐसे फिजिकल फाइट नहीं मोड़ सकते, इससे अच्छा तो यही होगा कि हम इसे यहाँ पर स्कूल से दफा करते। एंड तब यहाँ पर वो जी को इशारे करती है, उसके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करती है और वहाँ से चली जाती है। ली को यहाँ पर फील होता है कि इतनी आसानी से तो डेजी और जी और उसके दोस्त हार मारने वालों में से नहीं है, ज़रूर यहाँ पर वो लोग कोई ना कोई प्लानिंग तो कर रहे होंगे। सिया ली से कहते कोई बात नहीं, हम सबको ज़रूर प्रोटेक्टेड रखेंगे। एंड यहाँ पर वो दोनों जाकर अपने ग्रैंडपा से कंप्लेन करने लग जाते हैं सू के रिकॉर्डिंग। एंड जैसे ही वहाँ पर डेजी जाकर कंप्लेन करना शुरू करती है, ग्रैंडपा को पता होता है कि वो एक ऐसी वुमन नहीं है जो कि अचानक से यहाँ पर किसी के ऊपर हमला कर ले, तो वो यहाँ पर उसे कंफर्म करते कि कहीं उन्होंने तो यहाँ पर उससे परेशान करने की कोशिश तो नहीं की, पर डेजी उन सभी चीज़ों को डिनाई कर देती है। और वही दूसरी यहाँ पर होती है जहाँ पर डेजी कंटिन्यूसली ग्रैंडपा को फोर्स कर रही थी कि वो तो उसे स्कूल से बाहर निकाल दे, बट ग्रैंडपा यहाँ पर डेजी को थप्पड़ मार देते कि चुप करो, हम ऐसे एक्शंस नहीं ले सकते, हमारे पास एविडेंसेस भी होने चाहिए, और ऐसे भी स्कूल से निकाल कर मैं किसी स्टूडेंट की लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता, न जाने यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में ऐसे विशियस थॉट कैसे आए जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं ली को
और सिया को, जो कि यहाँ पर सू को लेकर घर पर आ जाते एंड ग्रैंडपा के साथ बैठकर वो लोग ढेर सारी बातें करते। तब तक यहाँ पर स्पोर्ट्स डे के कंपटीशन के बारे में बात होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर उन्हें पता होता है कि जिम्नास्टिक्स उनके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सू उन्हें अपनी तरफ से एक ड्रिंक देती है, एक ऐसी ड्रिंक जिसे पीते ही यहाँ पर उनके अंदर अचानक से पावर महसूस होना शुरू हो जाती है। सू बताते कि फिक्र मत करो, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये बस हर्बल ड्रिंक है जिससे यहाँ पर तुम्हें और ताकत मिलेगी और कुछ भी नहीं, और इसमें कोई जादू भी नहीं है। जिसके बाद में वो लोग जब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सू को एलिजिबल बताया जाता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वो एक न्यू कमर है और उसे पता होता है कि ये लोग जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डेज़ी ने उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए जो कहा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपोज करना शुरू करते, लेकिन यहाँ पर सू ने बता रहे होते कि वो किस तरीके से यहाँ पर प्रिंसिपल को बुला लेगी और फिर रियल रूल्स सामने आना शुरू हो जाएंगे, जिस डर की वजह से वो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। एंड वही दूसरा सिया यहाँ पर आर्चरी करने जाती है, तो फिर यहाँ पर ली चला जाता है अपने गन शूटिंग के लिए, जहाँ पर दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पर सू होती है जो कि स्पेशली वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करी थी। डेज़ी ऊपर से खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है एंड यहाँ पर उसने अपने चेले को काम पे लगा दिया था, जहाँ पर बॉल की मदद से वो सू पर हमला करता है ताकि सू गिर जाए एंड वो वेट भी उसके ऊपर गिर जाए और उसकी जान चली जाए। बट ऐसा नहीं होता, सू तो एक हाथ से वेट लिफ्ट करती है, दूसरे हाथ से उस बॉल को पकड़ लेती है, जिसे देखते यहाँ पर सबके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल एटलीस्ट तो बिल्कुल नहीं है, वो भी इस एज में। जिसके बाद में यहाँ पर प्रोफेसर को बुलाया जाता है एंड यहाँ पर उस स्टूडेंट से सच बुलवाया जाता है, लेकिन वो स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा था कि सब कुछ गलती से हुआ है। सू कहते कोई बात नहीं, हम सीसीटीवी को चेक कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। एंड तब डर के मारे यहाँ पर वो सारी सच्चाई बता देता है, जहाँ पर डीसी को वहाँ पर बुलाया जाता है एंड डीसी को उस कंपटीशन से ही हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है ताकि वो यहाँ पर कभी भी पार्टिसिपेट न कर सके। और अब इस चीज़ से तो यहाँ पर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। एंड बाद में यहाँ पर लंगड़ाते हुए जीप और डीसी घर पर आते हैं, जहाँ पर उनकी दोस्त भी उनका कब से इंतजार करी थी। उसे तो लग रहा था कि वो लोग यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ लेकर आएंगे, लेकिन जैसे वो लोग सभी बातें बताना शुरू करते हैं वैसे ही यहाँ पर मिया उन्हें एक अच्छा सा आइडिया देती है, जो आइडिया ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत खतरनाक होता है, लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो सिर्फ यहाँ पर सू को गायब करने से मतलब है, उसकी रेपुटेशन को डाउन करने से मतलब है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग बाद में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर आकर उन्हें अपकमिंग नेशनल मैच के बारे में बता रहे थे। और उस समय यहाँ पर सू को भी समझ आता है कि शायद से यहाँ पर सिया को कुछ तो हुआ है, तो वो सिया से पूछती भी है, पर सिया यहाँ पर उसे कुछ नहीं बताती। सू से कहते कि देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, एक अच्छी दोस्त जिससे यहाँ पर तुम कुछ भी शेयर कर सकती हो, मैं कभी यहाँ पर तुम्हें जज नहीं करूँगी और हमेशा तुम्हें यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन दूंगी और तुम्हारी बातों को अच्छे से सुनूंगी भी। एंड तब सिया बस यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सू को ली का कॉल आता है, तब यहाँ पर ली उसे बता रहा होता है कि सिया को कुछ अता पता चल नहीं रहा है। उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ यहाँ पर सिया बाहर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा उसके अंदर। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कुछ गुंडों को जिनके पास यहाँ पर सिया की तस्वीर आई थी। वही दूसरा यहाँ पर सू होती है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर सिया का पता लगाने की कोशिश करती है एंड यहाँ पर वो उसका पता लगा ही लेती है, जहाँ पर हम उस गुंडे को देखते जो कि मस्त गाने गा रहा था कैरियोके सेट में बैठकर। एंड उसी ने यहाँ पर सिया को किडनैप किया होता है, जहाँ पर सिया उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे जितने पैसे चाहिए वो दे दिए जाएंगे, बट वो यहाँ पर सिया को छोड़ दे। वो गुंडा कहता है कि नहीं, मैं जितने मांगूंगा मुझे सामने वाली पार्टी तो दे ही देगी, मुझे सिर्फ यहाँ पर वो करना है जो सामने वाली पार्टी ने मुझे करने के लिए कहा है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर रहती है सू, जो कि उस क्लब की लोकेशन पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे गुंडे के सभी साथी मौजूद होते हैं, जो कि उन दोनों में से किसी को भी अंदर जाने की परमिशन दे नहीं रहे थे। सू क्लियरली कहने लगी थी कि देखो मैं परमिशन चुपचाप इसलिए मांग रही बिकॉज मैं तुम में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर तुम्हारे लिए ही और ख़राब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वो गुंडे होते हैं जो कि उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तब यहाँ पर सू ने आखिरी वार्निंग देती है और आखिरी वार्निंग देने पर भी वो उसकी बात नहीं सुनते, जिसके बाद यहाँ पर वो उनसे फाइट करने लग जाती है। वही दूसरा ली था जो कि फाइट करने का सोचता तो है, लेकिन वो बैक ऑफ कर लेता है बिकॉज उसे पता है कि इन गुंडों की बॉडी उसकी बॉडी से भी कुछ ज़्यादा ही है, जहाँ पर वो उन्हें डिफीट नहीं कर पाएगा। और उसी समय यहाँ पर उनसे लड़ने शुरू करने के बाद वो लोग जैसे तैसे यहाँ पर सिया को ढूंढते ढूंढते अलग अलग रूम्स में आने लग जाते। एंड यहाँ पर सिया बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है बिकॉज यहाँ पर ये गुंडा उसे छोड़ने के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं था। एंड फाइनली यहाँ पर सू
और ले आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। जिस समय यहाँ पर पर्दाफाश हो जाता है क्योंकि मिया और जी भी वहीं पर थे। एंड इतने में यहाँ पर सिया को पता चलता है कि ये सब कुछ मिया ही कर रही है, बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पर सिया और मिया दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन अचानक से उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप एकदम से खराब हो चुकी, बिकॉज मिया के अकॉर्डिंग सिया को एक बहुत ही बड़ा घर मिल चुका है और अब वो यहाँ पर उससे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती, बिकॉज उसका घर बहुत बड़ा है एंड मिया का घर बहुत छोटा जो है। एंड तब यहाँ पर सिया उसे बताते कि उसने आज तक इस बारे में ऐसे कभी भी नहीं सोचा। उसके लिए यहाँ पर मिया हमेशा से उसकी अच्छी दोस्त रही है, लेकिन आज जो उसने यहाँ पर किया है वो लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। ऐसा कोई एक वुमन दूसरे वुमन के साथ कभी नहीं कर सकती है, जो कि आज यहाँ पर मिया ने कर लिया है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर सो उन्हें कहने लगे थे कि देखो जो भी है सच सच बता दो और अपने आप को यहाँ पर कन्फेस करके बचा लो, वरना यहाँ पर चीज़ें और बिगड़ सकती है, बिकॉज आज जो तुमने किया वो कोई मामूली काम नहीं है, वो एक इलीगल वर्क है एंड यहाँ पर किसी के लाइफ के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। तब यहाँ पर मिया और नाहिली कोई भी कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं था, जहाँ पर वो लोग भागने लग जाते हैं और सो यहाँ पर अपनी पावर से उन्हें रोक देती है। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उन्हें सरेंडर करके ले चली जाती है एंड यहाँ पर वो लोग सू को थैंक यू बोलने लग जाते एक बार फिर से उनकी मदद करने के लिए। एंड वही दूसरा बात में यहाँ पर हम इस कंपटीशन को देखते हैं जहाँ पर वो लोग उस कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए आ जाते हैं। उस समय यहाँ पर सभी लोग सू को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले पारी यहाँ पर आर्चरी की आती है, जहाँ पर सू सचमुच टॉप 1 पर आ जाती है। एंड जब यहाँ पर बात गन शूटिंग की आती है तभी भी यहाँ पर सू टॉप 1 पे ही आ जाती है। एंड ऐसा कर करके वो सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जानबूझकर उसके सामने एक पर्सन आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे सामने आ जाता है और उसे यहाँ पर गोली लग जाती है ताकि यहाँ पर वसू के ऊपर इल्ज़ाम लग सके। सो यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उसे हील करती है एंड लोगों को ये समझाते कि जानबूझकर बीच में आया हुआ है, ऐसे भी ये कोई रियल गन है नहीं, इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर स्मॉल फोर्सफुल पेबल्स है जिनसे यहाँ पर इंसान मर नहीं सकता है। एंड तब यहाँ पर वो ग्रैंडपा आ जाते जो कि यहाँ पर सुपर चिल्ला रहे होते क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ली मिया और डीसी के साथ में गलत जो किया है। लेकिन तब यहाँ पर सू के भी ग्रैंडपा यानी कि यहाँ पर ली और सिया के ग्रैंडपा आ जाते जो कि आते उन्हें यहाँ पर सारी सच्चाई बताने लग जाते एंड तब जाकर अपने ग्रैंड डॉटर्स एंड अपने ग्रैंडसन की रियल साइड उन्हें पता चलती है, जिसे जानने के बाद उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो यहाँ पर सू से इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हैं एंड कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए, तब जाकर वो लोग यहाँ पर सीख सकते हैं, अच्छे ह्यूमंस बन सकते हैं। वही दूसरे यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन कंटिन्यू होता है जिसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट प्लेस और गोल्डन ट्रॉफी यहाँ पर सू को मिलती है एंड इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर सिंपली खत्म हो जाता है।